हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप पीएफआरडी की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। यू हैव गॉट 2 मंथ्स नाउ, और ये 2 मंथ्स कम नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 2 महीने बहुत कम है तो कम नहीं है, ये ऑप्टिमम टाइम है आपके लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, और इसमें आपके पास कंपोनेंट्स भी बहुत सारे हैं। उन्हीं में से एक कंपोनेंट है कंपनीज एक्ट। तो पहली बात तो ये कि आपको कोई कंपोनेंट छोड़ना नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये कंपोनेंट आप बाद में कर लीजिएगा फेस 1 के, तो वो गलत कह रहा है। चाहे वो कॉमर्स एंड अकाउंट्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, सारे कंपोनेंट्स साथ के साथ कंपोनेंट्स आपको करने हैं फेस 1 के पहले अच्छे से। ठीक है, आज हम कंपनीज एक्ट की बात करेंगे और मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो आप लोगों का डाउट है। पहला डाउट ये कि क्या कंपनीज एक्ट सच में बहुत डिफ़िकल्ट है या ये सच में बहुत ईजी है। ये आपको क्लैरिटी आज मिल जाएगी पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके आज मैं आपको करवाऊंगा, क्वेश्चंस को एनालिसिस करवाऊंगा। सेकेंड चीज, few of the aspirants have doubt that questions from this component, is it direct factual easy questions or is it very in-depth advanced questions? So this doubt is also going to get cleared from your mind after this video. और कुछ लोगों का डाउट ये भी है कि क्या हमें कंपनीज एक्ट में जितने सेक्शंस हैं सारे के सारे पढ़ने हैं, सारे के सारे याद करने हैं। और कुछ लोगों का डाउट ये है कि पेनल्टी अमाउंट का क्या करना है, पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है पेनल्टी अमाउंट को। और साथ ही साथ क्या आपके पास ऐसा कोई फ्री रिसोर्स है जहां आपको पूरा कंपनीज एक्ट फ्रीली अवेलेबल मिल जाए। तो इस सारे के सारे आंसर्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ योर गाइड बुक for the PFRDA, not exactly the guidebook, but this is your complete syllabus। और ये सिलेबस क्यों आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जबकि आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन में सिलेबस लिखा हुआ है, ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं है। अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन के सिलेबस में नहीं लिखे हुए हैं और इसके बावजूद भी वो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उन टॉपिक से। फॉर एग्जांपल कॉमर्स एंड अकाउंट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं बट वो नोटिफिकेशन में चैप्टर नहीं लिखा हुआ है। दिस ई बुक इज गोइंग टू गिव यू कंप्लीट सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यू हैव इन योर एग्जामिनेशन। ये आपको डाउनलोड करना है, लिंक आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, कोई चार्ज नहीं है इसका। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट की कि कैसे आप इसको कवर करोगे। फिर मैं आपको पीवाईक्यू से एनालाइज करके सारे आंसर्स भी दे दूंगा जो आपने शुरुआत में पूछे थे। पहली बात तो कंपनीज एक्ट आपके अराउंड 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं जो आपके कोर्स में है। ठीक है, 6 to 7 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर को अगर आप 2 से 3 दिन भी दोगे तो भी ये आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, सो योर फर्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 3 that talks about prospectus and the allotment of securities। ये आपको 3 दिन में खत्म करना है। इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, मतलब बहुत लेंदी नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर, बट देन ऑल्सो यू कैन गिव दिस चैप्टर 3 days। वाई? बिकॉज यू हैव टू वॉच द lectures, you have to read the notes, you have to do the questions, MCQs, right? And you have to also practice the PYQs from this particular chapter। So all these things are going to take 3 days फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप 3 दिन में ख़त्म कर लेना। फिर चैप्टर 4 पे बढ़ेंगे आप, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स, ये भी आप 3 दिन में करना। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कंपनीज एक्ट में कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फैक्चुअल है, जिसमें प्रोविजंस है, जिसमें लॉ है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना है। मल्टीपल टाइम रिविजन ज़रूरी है इसमें। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इस सब्जेक्ट को आप पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इसमें जो प्रोविजन है इसको याद रखना पड़ेगा। इसलिए जब आपके 2 चैप्टर्स ओवर हो जाएंगे फिर आप रिवाइज करो। हर चैप्टर के बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला चैप्टर तो एकदम फ्रेश होगा तो उसके बाद रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सेकंड चैप्टर भी कर लिया उसके बाद दोनों ही चैप्टर को आप अगले 2 दिन में रिवाइज करोगे दोबारा से। ठीक है, सो दैट आपको वो माइंड में फिक्स हो जाए जितने प्रोविजंस हैं। जितने टाइम रिवाइज करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको ये याद होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रोविजंस को लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज दी प्रोविजंस। ठीक है, नाउ थर्ड चैप्टर इज योर 8th चैप्टर
डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ये 8 चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि ये 3rd चैप्टर नहीं है, बात समझो। पहला चैप्टर चैप्टर 3rd है, सेकंड चैप्टर चैप्टर 4 है, थर्ड चैप्टर चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो वहाँ चैप्टर्स होते हैं ना, वो चैप्टर्स आपकी जो कोर्स में सिर्फ वही पढ़ना है आपको। चैप्टर 5th नहीं पढ़ना है कंपनीज एक्ट का, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। तो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आप पढ़ेंगे, 2 दिन में ओवर हो जाएगा। छोटा टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी टिक इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि मुझे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, इसको मान कह लो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाईक्यू में भी आया है, और छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आएंगे जो कोर्स में है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो छोटे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े हैं। तो जो छोटे चैप्टर हैं उसमें एफर्ट कम लगेगा बट मार्क्स सेम मिल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। सो फ्रॉम दैट लॉजिक दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर की वजह से आप। देन अगेन यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, ऑल 3 चैप्टर्स। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये भी आप 2 दिन में करोगे, डे 13 डे 14 में। देन 15th डे में आप रिवाइज करोगे। ठीक है, नाउ अब आपको 3 दिन लगेंगे रिवाइज करने में। देखिए यहाँ पे आपने 15th डे भी रिवाइज किया है, 16th डे भी रिवाइज किया है, और 17th डे भी रिवाइज किया है। अरे चैप्टर्स बढ़ गए ना, तो रिवीजन करने में टाइम लगेगा। मैंने कहा था शुरू में, जितना मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे उतना याद होता रहेगा। 18th 19th और 20th डे में अगेन आपको अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कवर करना है। फिर आप रिवाइज करोगे 2 दिन, सारे के सारे चैप्टर जो आपने पढ़ लिए हैं। फिर नेक्स्ट डे में आप मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर कवर करोगे 3 दिन में। फिर आप रिवाइज करोगे, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे NCLT एंड NCLAT। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, या फिर कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो NCLT, NCLAT और डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आपको कोई चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि सिर्फ 7 चैप्टर्स हैं आई गेस। ये देखो 3 चैप्टर ये रहे, 4 चैप्टर यहाँ हैं, 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में आपको छोड़ना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉम्पोनेंट बनेगा ये 8 से 10 नंबर का, उसमें ये मार्क्स सेग्रीगेट हो जाएंगे। एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हर चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है। बट जो छोटे चैप्टर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो है NCLT एंड NCLAT, साथ में आपका डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट आपको करने सारे चैप्टर्स हैं। तो इसके बाद आते हैं PYQs में, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला डाउट तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये है कि क्या क्वेश्चंस बहुत इन डेप्थ आते हैं या फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो गुड न्यूज़ इज हेयर फॉर यू कि क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट बेस्ड, डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सामने क्वेश्चन है आपका, द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी व्हाट। डायरेक्ट प्रोविजन है आपका ये मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रखा है वहाँ से, सीधा आपको आंसर करना है। अगर आपको प्रोविजन पता है तो आप आंसर कर लोगे। बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। डायरेक्ट एक्ट में जो प्रोविजन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है, आपको बहुत अंदर डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रिक क्या है? मल्टीपल टाइम रिवीजन। और भी PYQ लाया हूँ मैं आपके लिए। द CAG अपॉइंट्स द ऑडिटर एज पर सेक्शन नंबर दिस ऑफ कंपनीज एक्ट। अब आप कहेंगे सर सेक्शन नंबर तो आया है, तो क्या हमको सारे सेक्शन नंबर याद रखने हैं? तो आंसर इज नो। क्यों? बात को समझिएगा। 8 से 10 नंबर, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मतलब 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग। लेकिन उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन सेक्शन नंबर का हो सकता है, उससे ज़्यादा होना मुश्किल है। तो आप सारे सेक्शन नंबर याद करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि सारे सेक्शन नंबर आपको वैसे भी याद होने वाले हैं नहीं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। जो जैसे ये है, CAG का अपॉइंट करना ऑडिटर को बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपको सेक्शन नंबर याद रखना पड़ेगा। इस तरह से प्रोस्पेक्टस जब इशू करती है कंपनी, वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट जब होता है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 42 है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आपको याद रखने हैं, सारे नहीं याद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा और उसके बदले जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कम है, मतलब उसकी जो वेटेज है वो कम है। ठीक है, तो सारे सेक्शन नंबर याद रखने नहीं रखने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर याद रखने हैं आपको। नाउ नेक्स्ट PYQ, if company wants to vary the terms of a contract referred in the prospectus
for which the prospectus was issued, then such variation can only be carried on by whom or by what? तो by special resolution इसका आंसर है. आंसर से आपको मतलब नहीं है अभी आपको सिर्फ एनालाइज करना है. सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्वेश्चन देखो ये भी ईजी है. इसमें बोल रहा है प्रॉस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट्स को अगर चेंज करना है तो कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा. वेरी इजी क्वेश्चन. अरे इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा ना. तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज द आंसर. अब देख रहे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द कंपनी. ठीक है. तो बोल रहा है कि जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है उसको किस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे. अगेन ये किसका चैप्टर है, ये कौन चैप्टर है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रांसफर कर दोगे. ये भी डायरेक्ट है, आपको मिल जाएगा डायरेक्ट प्रोविजन. इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने बट ये चीज़ कंपनी ने पे नहीं किया तो ये जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड है इसको कौन से अकाउंट में डालोगे, कितने दिनों में डालना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के कितने दिन के बाद आप कितने दिन के अंदर इसको स्पेशल अकाउंट में डालोगे. तो वही नंबर ऑफ डेज आ रखे हैं. नंबर ऑफ डेज तो आपको याद करने पड़ेंगे. पेनल्टी मैं बताऊंगा पेनल्टी के बारे में, बट ये नंबर ऑफ डेज जो हैं ये आपको याद करने हैं. ठीक है. तो ये भी इजी क्वेश्चन है. अगर आपने सीधे प्रोविजन पढ़ा होगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा. तो 7 डेज के अंदर आपको ये डालना पड़ता है स्पेशल अकाउंट में. फ्रॉम द 30 डेज, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. मतलब डिक्लेरेशन जब डिविडेंड का हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अगर डिविडेंड पेमेंट नहीं किया तो उसके 7 दिन के अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ता है स्पेशल अकाउंट में. ठीक है. अब और ये देख रहे हो आप दोनों के दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हैं, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड से. मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसी तरह से प्रॉस्पेक्टस का क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ बट ये भी ईजी क्वेश्चन है. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है कि इफ द कंपनी इज अनेबल टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो कंपनी को सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन में आपको मिल जाएगा. और चैप्टर का नाम है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. अब आपका है क्वेश्चन NCLT और NCLAT. ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है. इसमें बोल रहा है कि जो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और जो चेयरपर्सन होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब NCLAT का, उसको अपॉइंट किसके कंसल्टेशन के साथ करते हैं. क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है NCLT और NCLAT, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट. ये इसका आंसर है. पर आंसर से मतलब नहीं समझना कि क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं. इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है. मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन ये क्वेश्चन है पेनल्टी का. तो मैंने आपसे क्या बोला था कि पेनल्टी के बारे में आपको बताऊंगा. अब कंक्लूजन सुनिए. पेनल्टी आप स्किप कर सकते हो. अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन आप दिखा रहे हो पेनल्टी का, आप कह रहे हो पेनल्टी स्किप कर सकते हैं. अगेन यहाँ बात है कि एफर्ट कितने लगा रहे हो और इसका वेटेज कितना है. पेनल्टी आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. हो सकता है कि आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है. सेबी के एग्जाम में पिछली बार एक भी पेनल्टी का क्वेश्चन नहीं आया था. हो सकता है इस बार आपको एक क्वेश्चन पेनल्टी का मिल जाए. यहाँ पे एफर्ट और मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा. पेनल्टीज याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. अलग अलग नंबर ऑफ पेनल्टीज़ हैं, अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग पेनल्टीज़ हैं. बहुत कन्फ्यूजिंग है. क्या पता आपको याद करने के बाद भी एग्जाम में गलत कर दो. तो आप स्किप कर सकते हो. अगर आपको याद करना है, अगर आप कर सकते हो याद, तो वेल एंड गुड, आप कर लो. बट अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ कि आपको अगर प्रोविजन समझने हैं, प्रोविजन को याद करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद करिए रैदर देन योर पेनल्टी. तो पेनल्टी आप स्किप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है. चलो अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे सोर्स की जो आपको फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे. वहाँ से आप सारे के सारे चैप्टर जो आपके कोर्स में हैं उसको आप फ्रीली पढ़ सकते हो. आप जाना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, वहाँ से टिक करोगे एक्ट्स एंड रूल्स पे क्लिक करना. एक्ट पे जाके क्लिक करना कंपनीज एक्ट 2013 पे. जो चैप्टर आपके कोर्स में है, जैसे चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस में है, उस पर क्लिक करोगे. सेक्शन नंबर क्लिक करोगे. सेक्शन नंबर की पूरी डिटेल, सारे के सारे प्रोविजन यहाँ पे आ जाएंगे. आप यहाँ से पढ़ के पूरा का पूरा प्रोविजन आप समझ सकते हो, सारे के सारे. तो आपका फ्रीली रिसोर्स अवेलेबल है आपके पास. ठीक है. कोई चार्ज नहीं, फ्रीली अवेलेबल है आपके पास. हाँ, लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा वीडियोस वगैरह देख के इन डेप्थ करनी है, अच्छे से करनी है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी है, तो हमारे पास आपके लिए कोर्स भी है. गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है. गोल्ड कोर्स में आपको फेज 1 फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन मिलती है. सिल्वर कोर्स में आपको सिर्फ फेज 2 के कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट
जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के कंपोनेंट्स हैं वो मिलेंगे, क्यूआरई नहीं मिलता यहाँ पे, और गोल्ड कोर्स में आपको क्यूआरई मिलता है। इतना डिफरेंस है। दोनों में से जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप ले सकते हैं एवटैप की वेबसाइट में जाके, जो आपको सही लगे आप चेक कर सकते हो, ट्रायल भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट नोट्स और वीडियोस तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, पहले फ्री वाले देखो, अगर मज़ा आ रहा है, अगर लग रहा है कि आप कर सकते हो तो ही आप कोर्स को लो, ठीक है। वरना आपके पास फ्री रिसोर्सेज तो हम हर वीडियो में आपके लिए ला ही रहे हैं, वहाँ से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलो फिर अब आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की हम मैराथन लाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की हम कंसेप्चुअल वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।